आइए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटोप एटम इन ग्राम। पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है इसके अंदर। तो आपसे कहा गया है व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम, ठीक है, कार्बन एटम का एक मतलब कार्बन जो 12 आपके पास दिया हुआ है आइसोटोप, उसके एक एटम का मास बताओ ग्राम के अंदर। बहुत सिंपल सा फॉर्म है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। दैट मीन्स इसका जो एक मोल का वजन होगा वो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम पर मोल। बहुत बेसिक है, ठीक है, 12 आइसोटोप है, दैट मीन्स कि 12 ग्राम पर मोल उसका वजन होगा। अब एक मोल के अंदर बेटा कितना एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ओके, अब एक मोल में कितना वजन है बेटा, 12 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि 12 ग्राम का वजन जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। दैट मीन्स कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का वजन कितना होगा, 12 ग्राम। अपन को पूछा हुआ एक ही एटम का वजन निकालो। सो देयरफॉर द मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू हाउ मच, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय x निकालना है तो इसको अपॉन में ले लूँ। तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू x, ठीक है। सो देयरफॉर 10⁻23 को ऊपर ले ले तो -23 हो जाएगा। तो 12 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू x। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 डेसिमल्स अगर निकाल दे तो ऊपर 3 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 12,000 अपॉन 6022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका कुछ आंसर आएगा 1.9927 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो एक एटम का मास इतना आया। क्लियर बेटा, इजी, ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। वेल, अब हम चलते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नंबर्स वाइल कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन के दौरान जो आपका आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आधे में लीव कर लिया क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए उस आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए वो बताओ। इन्होंने इसको सॉल्व करने के नहीं बोला है, सॉल्व करने के दौरान जब आंसर आएगा तो उसमें कितने फिगर्स होने चाहिए वो बताओ। तो हम लोग तो बिना सॉल्व करके फिगर्स बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रूल्स पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। उसके रूल्स मल्टीप्लाई डिवीजन के मैंने बताए थे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैंने बताए थे। तो खैर यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन है। मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल बेटा ये कहता है कि जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर जो होगा ना उतना ही आपको आंसर में भी लाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो बात को बहुत ध्यान से। आपके पास मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, डिवाइड में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन सब नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो, ठीक है। उसमें से सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा ना, उसमें जितने नंबर्स होंगे, फिगर्स होंगे, उतने ही फिगर्स आपको आंसर में भी लाने हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे 0.02856, अब पॉइंट आया मतलब डेसिमल। डेसिमल में हमें पता है हम स्टार्ट करते हैं नॉन जीरो से, फिर आगे चलने जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जीरो 2 है तो 2 से आगे चलते जा रहे हैं तो कितने फिगर्स हो गए बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है और स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉन जीरो से, तो नॉन जीरो यहाँ पे 2 है तो चलते ही जाओगे। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर ओके अगेन नॉन जीरो से स्टार्ट करना है तो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ओके, डिवाइड में देख लेते हैं, अगेन डेसिमल आया तो इस तरफ चलते बनो तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो अब आप बताओ, ठीक है, बताओ कि सबसे कम फिगर्स कितने हैं, 3। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स should be present in answer.
ठीक है, आंसर में इतने ही होने चाहिए। ओके, रूल क्लियर हो गया, बस हमें सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है 5 × 5.364। ना बेटा 5 इज़ द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है ना। तो हम एग्जैक्ट नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको इनफाइनाइट फिगर्स कहते हैं। द रीज़न इज़ कि देखो 5 को पॉइंट में लूँ तो 0, 5.00, 5.000 ले सकती हूँ ना मैं। तो एज पर द रूल ऑफ द डेसिमल आपको नॉन ज़ीरो से शुरू करना है। तो अगर मैं नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे तो 2 कहला रहे हैं, यहाँ पे 3 कहला रहे हैं, यहाँ पे 4 कहला रहे हैं, तो किसको लेने का? ओके, मैं तो कितने भी ज़ीरो लगा सकती हूँ, किसको लेने का? तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसको काउंट हम करते ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब इसको आप तो लीव कर लो, तो अब ये वाला नंबर बच गया। अब इस नंबर में 5 नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4, कितने आ गए? 4। तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स should be present in answer। ठीक है बेटा, बात समझ आई? चलो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। अब ये प्लस वाला क्वेश्चन है। प्लस वाले के अंदर सिग्निफिकेंट के हिसाब से रूल्स अलग होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? इसमें रूल्स ये होता है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना ही नहीं होता है, आपको तो ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल नंबर्स हैं। सबसे कम डेसिमल नंबर जो होगा उतने में ही अपने को आंसर ला के लीव करना है। बात समझ आई? दोबारा बोलूँ, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं ना, ठीक है, वो कितने हैं, और सबसे कम डेसिमल वाला जो नंबर है ना उतने ही आंसर्स में डेसिमल आपको मिलना चाहिए। दैट्स इट। तो अब चेक करते हैं यहाँ पे ये डेसिमल हुआ, कितने नंबर हैं यहाँ पर? 4 नंबर हैं। डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं? 4 है। ओके, 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने नंबर है? 4 है। ओके, फॉर्चुनेटली सब में सेम डेसिमल्स ही हैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट। बात आई बेटा समझ में? अगर इसमें किसी में 2 होते या 3 होते तो सबसे कम वाला अपन लिख देते, शुड बी प्रेजेंट इन आंसर। दैट्स इट। आसान था, काफ़ी आसान था। एग्जैक्टली। चलो तो इसको लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यूज डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आपको टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के अंदर हमें मोलार मास निकालना है, जहाँ पर आपको आर्गन के आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, मतलब कि आर्गन के आइसोटॉप यू नो ना, कि जिनका अंदर जिनमें मास अलग होता है बट प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो ऐसे आपको आर्गन के 3 आइसोटॉप्स दिए हुए हैं। उन तीनों आइसोटॉप्स का मोलार मास आपको दिया हुआ है। ओके, पर ग्राम पर मोल पर ग्राम कितना है आपको दिया हुआ है कि 1 मोल के अंदर 36 आर्गन वाला जो आइसोटॉप है उसका इतना मोलार मास है। ओके, 38 का दिया हुआ है, 40 का दिया हुआ है, और अबंडेंस दिया हुआ है। अबंडेंस मतलब क्या होता है बेटा कि नेचर के अंदर कितना परसेंटेज वो अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो लाइक 36 आर्गन आइसोटॉप जो है वो अवेलेबल है 0.337%, 38 वाला है 0.063% और 40 वाला है 99.60%। ठीक है, तो हमें इसका मोलार मास निकालना है, बस बेसिकली इसका हमें एवरेज मोलार मास निकालना है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, जहाँ पे आपको कार्बन कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसा था उसके अंदर, हमने उसमें वो वाला सॉल्व किया था, तो सेम ही है। ओके, चलिए आइए कर लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, एवरेज मोलार मास इज इक्वल्स टू, ओके, मोलार मास m इनटू परसेंटेज। परसेंटेज को मैं x लिख देती हूँ। ठीक है, परसेंटेज जो है अबंडेंस उसको x ले लेती हूँ और मोलार मास को m ले लेती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा लिखना तो टफ हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इजी होता है। तो जैसे पहला आइसोटॉप है उसको मैंने 1 दे दिया। ठीक है, फिर दूसरा आइसोटॉप को है मोलार मास इनटू परसेंटेज, और तीसरा आइसोटॉप है मोलार मास इनटू परसेंटेज। ओके, अब एवरेज निकालना है तो इसके लिए अपॉन में 1000 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखनी है वैल्यू? m1 के लिए क्या है 35.96755 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है 0.337
ओके, प्लस M2 क्या है 37.96272 मल्टीप्लाई बाय 0.063, ओके, प्लस थर्ड कैटेगरी क्या आ जा रही है 39.9624 मल्टीप्लाई बाय 99.600, ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है बेटा, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ओके। डेसिमल डेसिमल रिमूव कर लेना, इजी तरीका बता देती हूँ। डेसिमल डेसिमल रिमूव कर लेना, ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और उसके बाद फिर अपॉन में जो 1000 या जो भी 10,000 आता है उसको डेसिमल लगा लेना, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे इसका आंसर आएगा 12.12016 प्लस इसका आंसर आएगा 2.39165, ठीक है। फिर इसका हम सॉल्व करते हैं, इसका आएगा 3980.255, ओके, डिवाइड बाय 100। इनको प्लस कर दें हम लोग, प्लस कुछ आएगा 3994.76685 डिवाइड बाय 100। अब 100 डिवाइड करें मतलब 2 और डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा 39.94766685। दैट मीन्स अप्रॉक्स ले ले तो 39.948 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना एवरेज आ जाएगा आर्गन के आइसोटॉप्स का। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? ओके, चलो तो इसको लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच। हर एक में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इसमें उल्टा सीधा है ही नहीं। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, He स्टैंड्स फॉर हीलियम, ठीक है। तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बताना है। बहुत इजी है, देखो मोल्स का कनेक्शन दिया है एटम्स के साथ, मतलब गिवन हमें मोल्स है और निकालना हमें एटम्स है। तो देखो बेटा, हमें पता है कि एक मोल के अंदर हमारे पास होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना, ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हमें हीलियम के कितने मोल्स दिए हुए हैं 52 मोल्स। सो देयरफॉर 52 मोल्स ऑफ हीलियम कंटेन हाउ मच एटम्स, हाउ मेनी एटम्स, सॉरी, ठीक है। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। x यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 52 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 इज x इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 के साथ, ठीक है। अब हमें पता है कि 10⁻23 को तो मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, तो हमें इसको करना है 6.022 इंटू 52, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिखें। तो देखो पहले इसका डेसिमल हटा देती हूँ मैं, पॉइंट जो है वो मैंने रिमूव कर दिया, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 इंटू 52 इंटू 10⁻23, ठीक है इतना। चलो अब 6022 को 52 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ओके। 44012 और ये क्या हो जाएगा 10 11 देन 30, ओके। 44113 क्या आंसर आया हमारे पास बेटा? x इक्वल्स टू 313144 अपॉन 1000 इंटू 10⁻23, ठीक है, ओके। अब ये जो है 1000 होगा यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, तो 1 2 3 के हिसाब से आएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 313.144 इंटू 10⁻23, बट हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, दैट मीन्स साइंटिफिक नोटेशन। तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो 2 प्लेसेस शिफ्ट कर लिए, तो x इज इक्वल्स टू 3.131, पीछे नंबर लीव कर लेते हैं, इनटू, अब हमने पीछे की तरफ जो है वो डेसिमल शिफ्ट किया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 25। तो कितने एटम्स आ गए बेटा? 25 एटम्स जो हैं वो 52 मोल्स ऑफ हीलियम में अवेलेबल है। क्लियर ना, आसान था। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको रब कर दूं मैं, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज 52 U ऑफ हीलियम। ठीक है, 52 U मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो 52 एटॉमिक मास मतलब कि लाइक हम जिसको हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बट यहाँ पे ग्राम नहीं होगा, U है। सो 52 U ऑफ हीलियम। चलो अब बेटा देखो, हीलियम में कितने एटम्स होते हैं? बेसिकली एक ही एटम होता है। हीलियम इज मोनो एटॉमिक ना। ठीक है, मोनो होते हैं ना, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, जैसे H2 तो डाई एटॉमिक हो गया, O2 डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, या तो फिर S8, ओके, सल्फर 8, मतलब एक सल्फर बनाने के लिए हमें 8 एटम चाहिए होते हैं। तो उस तरीके से एक हीलियम के लिए हमारे पास बेसिकली मोनो एटॉमिक है, तो एक ही एटम चाहिए होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक एटम हीलियम का वजन होता है 4U। क्लियर है? ये तो पता ही हम लोगों को, बहुत आसान सी बात है। सो देयरफॉर अगर 52U हीलियम प्रेजेंट है तो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, उसको वहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 × 52 इज 52 इक्वल्स टू 4 × x। x निकालना है तो 52/4 इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब कितने एटम्स हैं? 13 एटम्स हीलियम के अवेलेबल हैं। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। मुझे ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि शायद बच्चे कि मैम यहाँ तो आप बता रहे हो 6.022 × 23, यहाँ पे इतने एटम कैसे कर रहे हो? ये जो है ना बेटा, ये ग्राम पर मोल की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग वजन करते हैं ग्राम के अंदर। यहाँ पे हमें क्या दिया है बेटा? U इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मतलब कि हम एक एटम को लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात ही एक एटम की कर रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो अगर एक एटम का मास हीलियम के अंदर 2U है, तो 52U अगर मास दिखा रहा है तो कितने एटम होंगे? 13 एटम्स होंगे हीलियम के। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पे आपको ग्राम नहीं बताया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि हीलियम जाके प्रैक्टिकली वजन करके आओ। जब वो चीज़ बोलूँगी तो 6.2 वाला, दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर जो है वो एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। चलिए चलते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को? 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं? ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं? ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे ग्राम की, तो हमें पता है, ओके, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, बताइए हम लोगों को। तो इसका मतलब है कि एक मोल के अंदर, एक मोल ऑफ हीलियम में 4 ग्राम अवेलेबल होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि एक मोल ऑफ हीलियम के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होता है। ठीक है बेटा, मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप यू नहीं है, ग्राम है, इसके लिए 6.022। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम हीलियम के अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होंगे। हाँ कि ना? है ना? देखो, एक मोल ऑफ हीलियम में 4 ग्राम है और एक मोल ऑफ हीलियम में एटम भी इतने होंगे, तो इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम का मतलब कि इतने एटम अवेलेबल होंगे। तो इन्होंने हमें कितना ग्राम दिया? 52 ग्राम। तो 52 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने एटम्स हो जाएंगे? ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 4 × x इक्वल्स टू 52 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 52 × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 को नीचे ले लिया, 4 1 जा 4 13 जा, तो x इक्वल्स टू 13 × 6.022 × 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो हमें आंसर मिलेगा 78.286 × 10⁻23। ठीक है, ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 7.8286 × 10⁻2, एक पावर इंक्रीज हो जाएगा 24, तो इतने एटम्स अवेलेबल होंगे। क्लियर? इजी था, ऑब्वियसली इजी था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको तो रूल्स ऑलरेडी पता है, मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खत्म किया था, तो उस पर तो यही सारी चीज़ हमने देखी थी कि इसमें कितने एटम्स होंगे, क्या हम लोगों को रिलेशन लेना है, याद है ना? एटॉमिक मास फिर ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस बताया था। बस वही वीडियो के ऊपर ये जो एग्जाम्पल है वो बेस्ड है। ठीक है, तो चलो पहले इसको लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 34 नंबर? और वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, एक वेल्डिंग फ्यूल है। अब आपको पता है ना कि जैसे कि खिड़कियाँ बनाते हैं या कार की जो मशीन्स होती है उसको ज्वाइन करने के लिए आपने देखा होता है। ठीक है, वेल्डिंग एक वो क्या बोलते हैं पाइप जैसा होता है। ठीक है, जिसको दबा के वो गैस निकलती है बाहर। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेल्डिंग गैस जो बेसिकली लोहे को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ठीक है, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। अब बट ऑब्वियसली फ्यूल को तो बर्न करना पड़ता है, उसके अलावा कोई काम होगा नहीं। ठीक है, तो फ्यूल को बर्न कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन की मदद से, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मदद से हम जब उसका थोड़ा सा सैंपल उठा रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं तो हमें उसमें से मिल रहा है 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट्स। बस ये दो ही मिल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि गैस के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो उस हिसाब से हमारे पास जब कंबशन प्रोसेस होगा तो कार्बन कंटेन्स कार्बन ज्वाइन हो जाएगा ओ के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन ओ के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो वाटर बन जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर इन द STP, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो मेजर करते हैं उसमें मेजर किया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। अब ये जो फ्यूल लिया ना उन्होंने, ठीक है, उस फ्यूल को जब उन्होंने वजन किया एट STP फॉर्म में तो 10 लीटर फ्यूल के अंदर उनको वजन कितना मिला? 11.6 ग्राम का वजन मिला। तो हमें बताना है कि इस जो गैस है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। क्लियर हो गया? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, बाकी सब तो धीरे धीरे आता जाएगा। पहले हम बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने सिखाया था मैंने आपको, जहाँ पे हम टेबल बनाते थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई है? दिक्कत ये आई है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम लोगों को परसेंटेज दिया होता था कि इतना इतना परसेंटेज एलिमेंट जो है वो अवेलेबल है उस कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे इन लोगों ने हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला शुरू करना है तो उसके पहले हमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज पता होना ज़रूरी है। तो पहला हमारे यहाँ पे टास्क रहेगा परसेंटेज निकालने का। बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी रहेगा बट इजी है। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ओके, वेल्डिंग फ्यूल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग ऑफ स्मॉल सैंपल एंड ऑक्सीजन गिव्स। ठीक है, अब आपको कितना मास मिल रहा है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है आपको 3.38 ग्राम। ठीक है, तो पहले कार्बन का फोकस करते हैं। तो देखो, अब पहले हम लोग इसमें देख लें कि इसके अंदर कार्बन का कितना अमाउंट अवेलेबल है, तो परसेंटेज पता चल जाएगा हम लोगों को। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का अमाउंट इस गैस में कितना अवेलेबल है। सो देयरफॉर अगर मुझे मास ऑफ कार्बन निकालना है, ओके, इन कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? तो अब कार्बन कितना है? एक ही एटम है, एक एटम का मास कितना होता है बेटा? 12। ओके, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? 44 मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कितना ग्राम दिया हुआ है? 3.38। समझ आया ना? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ना बेटा। देखो, अगर पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें मिला है 3.38 ग्राम, तो उसमें मुझे सिर्फ कार्बन का निकालना है। तो अब एक एलिमेंट का निकालने का मास का जो अमाउंट है वो क्या होता है? द मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू, ठीक है, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो परसेंटेज नहीं निकाल रही हूँ मैं, अभी मैं से अमाउंट निकाल रही हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 4 11 ज़ा, तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 9 10 11, 1 कैरी 10। ओके, तो 10.14 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.9218 ग्राम। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना अवेलेबल है हमारे पास बेटा? 0.9218 ग्राम। ठीक है, सेम हम लोग हाइड्रोजन का निकाल दे। सो नाउ, ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, H2O में कितना रहेगा? तो हाइड्रोजन H2O में कितना है? 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2 लेंगे क्योंकि एक का मास 1 होता है, तो इसके लिए 2 अपॉन, ठीक है, अब
H2O का मॉलिक्यूलर मास मैंने कहा था इसको लर्न करके रखना, और कितना अमाउंट ऑफ H2O निकला है 0.690। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 9 जा, सो 1/9 इंटू 0.690। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.0767 ग्राम। ओके, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया हमारे पास, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O अपने को मिल गया 0.767 ग्राम। तो अभी हमें ये क्लियर हो गया कि कार्बन का कितना ग्राम यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ उस वेल्डिंग गैस में अवेलेबल है, और हाइड्रोजन का कितना अवेलेबल था। तो बेटा अभी हमें यहाँ पे टोटल मास ऑफ द कंपाउंड भी लेना पड़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इनका प्लस कितना होगा, क्योंकि क्या बोला है कि जो कंपाउंड है उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही अवेलेबल है। तो कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास अपन ज्वाइन कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कंपाउंड का टोटल मास क्या होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो क्या है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ कार्बन प्लस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कार्बन कितना आया है बेटा 0.9218, और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 0.0767। ओके, प्लस कर लेते हैं इसको हम लोग, 0.9218 और 0.0767, 15 1 कैरी 678990। ओके, तो क्या आया हमारे पास 0.9985 ग्राम। समझ आया ना बेटा? देखो मैं दोबारा समझाऊँ आपको। यहाँ पे हम लोगों को क्या था ना कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ एक सैंपल है, एक फ्यूल है, और जब उसको बर्न किया जा रहा है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और हाइड्रोजन वाटर वेपर, ठीक है, वो निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बोला है कि उस गैस का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। अब जैसे मैंने कहा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। अब इन्होंने परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो अब बुद्धि क्या लगानी, बुद्धि लगानी कि जो भी इन लोगों ने हमें मास दिया है उससे हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली कार्बन जब रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और CO2 बन रहा है तो उसका वजन कितना आया 3.38 ग्राम। तो इस पूरे कंपाउंड में कार्बन का वजन कितना है, तो उसका एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू द मास विच इज गिवन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो पता चल गया कि CO2 में जो सिर्फ अकेला कार्बन है उसका वजन इतना आया। सेम हमने हाइड्रोजन का भी निकाल दिया वाटर के अंदर की, उसका वजन इतना आया। हमें पता है कि जो ये गैस है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो मुझे बेसिक टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मिल जाएगा कि कंपाउंड का इतना मास है। इतना क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। सो नाउ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज इक्वल्स टू, कार्बन का मास कितना है बेटा 0.9218। ओके, टोटल मास कितना है कंपाउंड का 0.9985 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना स्वाभाविक है। क्या आंसर हो जाएगा 92.32 परसेंटेज कार्बन का मिल गया। ओके, सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, अब देखो अब इसको सॉल्व ना भी करो, सीधा 100 में से माइनस कर लो तो यू विल गेट द आंसर, सीधी सी बात है, क्योंकि दो ही तो प्रेजेंट है। तो मैं डायरेक्टली 100 से 92.32 माइनस कर लेती हूँ। कहाँ इसको फिर डिवाइड करने बैठेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का भी 0.076 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, तो 100 से मैंने 92.32 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 99918 सॉरी क्या 766 9 में से 2 गया 7। ओके, तो कितना आया 7.68 परसेंटेज। क्लियर बेटा? फाइन। तो हम लोगों को हाइड्रोजन का अमाउंट भी मिल गया, परसेंटेज। बस अब हमारा सेम काम स्टार्ट जो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में करते थे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेम चलता रहेगा। सो बेटा नोट इट डाउन, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। आई बेटा अब करते हैं हम लोग कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला जो उन्होंने कहा है।
नाउ हमें पता है कि हम लोग 7 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ओके, नाउ अब इसके अंदर सबसे पहले कॉलम क्या आएगा, एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इनका सिंबल क्या है, C और H, ठीक है। फिर इनका एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। फिर क्या दिया है, मास परसेंटेज, ठीक है, वो हमने निकाल दिया। कार्बन का कितना आया 92.32% और हाइड्रोजन कितना था 7.68। नाउ हमें लेना पड़ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब गिवन मास कितना है ये हमने निकाल दिया, दैट मीन्स गिवन हो गया 92.32 और एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर की जगह एटॉमिक मास, तो कितना हो गया 12 और यहाँ पे 7.68 डिवाइडेड बाय 1। अब देखो 12 7 जा होता है 84, ठीक है, और 12 8 जा होता है 106 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा हो गया, तो सीधी बात इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो हमें कुछ यही आंसर मिलेगा 7.6869 समथिंग, कुछ यही आंसर मिलेगा। और ये भी क्या है 7.68। अब हमें पता है हम क्या करते हैं, अभी रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ मोलार मास, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे जो छोटा होता है उसे डिवाइड करते हैं, हालांकि ये दोनों सेम ही है। तो 7.68 डिवाइड बाय 7.68, यहाँ पर भी 7.68 डिवाइडेड बाय 7.68, काट के कितना आया 1। तो स्मॉलेस्ट होल मोलार रेशियो क्या आ गया 1 और 1, ठीक है। सो देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो कार्बन है वो भी एक अवेलेबल है, हाइड्रोजन है वो भी एक अवेलेबल है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल देते हैं हम लोग मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एक तो आना ही चाहिए। सो मास ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या है, कार्बन का 12 और इसका 1, कितना हो गया 13 ग्राम। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास निकालो ऑफ द गैस। अब बेसिकली गैस तो हमें पता नहीं है, ये तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला है। वैसे क्वेश्चन में ये लोग या तो हमें मॉलिक्यूलर मास देते हैं या तो वेपर डेंसिटी देते हैं। पता है, एक हमने एग्जाम्पल वेपर डेंसिटी वाला भी किया था, तो इन्होंने हालांकि दोनों चीज़ें नहीं दी हुई है। तो दैट मीन्स कि अब पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। एक और हिंट रह गई जिसको हमने यूज़ नहीं किया, और इसी का ही यूज़ करके हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, और वो दिया है वॉल्यूम। क्या बोला गया बेटा, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर वेल्डिंग गैस कंटेन्स 11.6 ग्राम, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दे देना। नाउ 10 लीटर का वॉल्यूम जो है गैस का, उसके अंदर 11.6 ग्राम का वजन उसमें आ रहा है, ठीक है। तो एसटीपी बोला गया। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर हम लोग वॉल्यूम कितना लेते हैं, 22.4 लीटर लेते हैं। तो इसका मतलब कि 22.4 लीटर के लिए कितना वजन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास जब मैंने सिखाया था तो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू सिखाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया था कि वॉल्यूम में किस तरीके से लेते हैं, तो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास इटसेल्फ। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, मोलार मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 10। ओके चलिए, तो 11.6 इसका 10 नीचे ले लिया, ये 10 ऑलरेडी है, 22.4 का भी 10 नीचे ले लिया। इन तीनों को इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर मिलेगा 25984 अपॉन 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल लगा देंगे तो 25.984, ठीक है। अब डेसिमल में 25.9 मतलब कि अगर 0.001 ग्राम भी ज्वाइंट हो जाए तो 26 ग्राम हो जाएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं 26 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो गैस का जो मोलार मास है 26 ग्राम पर मोल है।
क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें बेसिकली दी होनी चाहिए थी वो दी नहीं हुई है इस क्वेश्चन में, उसको हम लोग निकालते जा रहे हैं हमारी यूटिलिटी के हिसाब से। चलो इसको आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ, यहाँ पर ध्यान दे देना बेटा। ओके, तो इन्होंने कहा कि मोलार मास निकाल दो, चलो निकल गया। अब कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, तो उसके लिए पहले हमारे पास n होना चाहिए। n क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मोलार मास हमने अभी भी निकाला 26 और एम्पेरिकल कितना निकला हमारा 13, बस डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा, n क्या आ गया 2। ओके, सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो पता ही अपने को फॉर्मूला, तो mf इक्वल्स टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा CH, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C2H2। ओके, क्लियर, डन। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रोसीड किया। ये सारी चीज़ आपको बता दी। इसके पहले का जो टॉपिक था ना वो इंपॉर्टेंट था समझने, क्योंकि उसमें हमने परसेंटेज कैसे निकालना है वो देखा था। हालांकि वो कोई इतना ढांसू चीज़ नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ लॉजिकली हम लोग हमारे रेगुलर लाइफ में करते भी हैं, ठीक है। कभी किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो हम कर लेते हैं। और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर तीसरी चीज़ जो आपने नहीं सीखी यहाँ पर वो न्यू चीज़ ये थी कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वॉल्यूम में से हमने किस तरीके से ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर लिया। डन, ओके। तो अब इसको लिखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एक्वियस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब रिएक्शन दिया हुआ है आप लोगों को, चलो पहले रिएक्शन लिख देते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ भी निकालना होता है तो हमें बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है, CaCO3 रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, और आप देख सकते हैं बेसिकली ये इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, ठीक है ना। CaCl2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, Cl 2 हैं, बाकी सब बैलेंस्ड ही है, CaCa, ठीक है। तो हम लोगों को इन लोगों ने इक्वेशन बैलेंस्ड दी है। चलो अब क्या बोल रहा है, What mass of calcium carbonate is required to react completely with the 25 ml of 0.75 molar HCl, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास HCl 0.75 मोलार है, जिसके अंदर जो वॉल्यूम है उसका 25 ml है, तो इस पूरे से कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास चाहिए होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जो हमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ना उस क्वांटिटी के नीचे वो इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। जब हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो थोड़ा सा डेटा पता भी चल जाता है हम लोगों को, और हमें रिमेनिंग डेटा निकालना ईजी हो जाता है। तो हम लोगों को क्या बोला गया है, हम लोगों को कहा गया है यहाँ पर कि HCl जो है वो 25 ml लिया है, जिसके अंदर 0.75 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और हमें पूछा है कि डिटरमाइन द मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमें नहीं पता, तो इसको मैंने x लिख दिया, ये हमें नहीं पता, ठीक है। ओके, अब बेसिकली हमें यहाँ पर ग्राम निकालना है और यहाँ पे लीटर और मोलारिटी में दिया हुआ है। देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें रिश्ते देखने पड़ेंगे कि किसके रिश्ते किसके साथ है। देखो, मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस मच ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस मोल में कितना ग्राम हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाता है। तो अगर हमारे पास डेटा मोल में आ जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब गिवन डेटा में हमें इन्होंने HCl का दिया हुआ है, तो HCl में क्या दिया हुआ है बेटा कि 25 ml दिया हुआ है और 0.75 मोलारिटी दिया हुआ है। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, हमें मोलारिटी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। देखो, वी नो द मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है बेटा, HCl है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ना सॉल्यूशन दिया हुआ है मिलीलीटर में, ml में, तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 1000, ये तो हमें पता ही है। मोलारिटी दे हैव गिवन 0.75, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पर हम लोग
तो क्या हो जाएगा 0.75 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को मैंने अभी n ले लिया, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो क्या हो जाएगा 25 वन ज़ा 25 40 ज़ा, ओके 4 ज़ा 100 हो जाता है। तो 0.75 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 40, तो 0.75 अपॉन 40 इक्वल्स टू n, तो 75 अपॉन 40 इंटू 100। ओके, मैंने डेसिमल रिमूव कर लिया तो n, सो देयरफॉर n इक्वल्स टू, अब हम कटिंग करते हैं तो 5 का टेबल लगा दें हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ, फिर से एक बार लिख दूँ, ठीक है। तो 5 वन ज़ा 5, 5 15 ज़ा 5 8 ज़ा, ओके दैट्स इट। और तो कुछ कटिंग होगी नहीं, तो n इज इक्वल्स टू 15, ओके और कटिंग होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन 160, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.01875 मोल्स, ठीक है बेटा। चलो, तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें कितना आ गया, कितना मोल्स यूज़ हो रहा है, 0.01875 मोल्स जो है वो यूटिलाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ग्राम पता चल जाएगा। अब रिएक्शन देखो बेटा, तो रिएक्शन अगर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो क्या आता है कि 1 मोल CaCO3 का कंबाइन हो रहा है 2 मोल HCl के साथ, तो 0.01875 मोल अगर HCl है तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेथड करते हैं, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ CaCO3 का HCl के साथ रिलेशन, तो 1 मोल CaCO3 के लिए हमें 2 मोल HCl चाहिए, तो अगर हमारे पास 0.01875 मोल्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कितने मोल्स आ जाएंगे CaCO3 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 0.01875 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, उसको वहाँ पे लेके गए, तो 2 तो डिवाइड कर लो 0.029 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 7 ज़ा एंड 5, ठीक है। तो कितना आया 0.0975 मोल्स, ठीक है। इसको अप्रॉक्स भी हम लोग लिख दें, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो 0.09 इसको हम लोग 38 लिख देते हैं, ठीक है, 0.0938 मोल्स, ओके। अब हमें मोल्स में से मास में कन्वर्ट करना आता है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है कि मास निकालो। अरे बड़ा आसान है, क्या टेंशन है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है बेटा, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया हमारे पास 0.0938, ओके, इक्वल्स टू गिवन मास तो नहीं पता, वही तो हमें निकालना है कि कितना मास यूटिलाइज हो रहा है। CaCO3 का मोलार मास होता है 100 ग्राम पर मोल, ठीक है, निकाल देना। कैल्शियम का हो जाएगा 40, ठीक है, कार्बन का हो जाता है 12, और ऑक्सीजन के एक यूनिट का मास होता है 16, ऐसे 3 है तो 48, प्लस कर लिया हम लोगों ने, कितना हो जाएगा 100। तो 0.0938 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू x हो गया, तो x इक्वल्स टू, सो कितना हो जाएगा 0.938 ग्राम, ठीक है। इसको अप्रॉक्स में लिखना हो तो शायद आपको आंसर अप्रॉक्स में मिल जाएगा 0.94 ग्राम ऑफ CaCO3 इज यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है बेटा, इजी है। देखो, घबराने का नहीं, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला हुआ, दोबारा कह रही हूँ मैं कि सम्स को रीड करके, ठीक है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, उस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे यूटिलाइज करो, आपका सम अपने आप आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से एक बार समझा देती हूँ आपको ऊपर से, ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रही। तो आपको ये कहा गया है कि CaCO3 जो है वो HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, आपको CaCl2, CO2 और H2O दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि कितना ग्राम CaCO3 का चाहिए होगा या यूटिलाइज्ड हुआ होगा अगर हम लोग 25 ml वॉल्यूम ले रहे हैं HCl का, जिसकी मोलारिटी है 0.75,
ठीक है। तो अब बेसिकली हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि रिएक्शंस की बात कर रहा है कि इसके साथ रिएक्ट करने के लिए हमें CaCO3 की कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसके लिए इसी पोर्शन पे हमें ध्यान देना है। तो अब यहाँ पे इन लोगों ने मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, अब पूछा हुआ ग्राम है, तो हमें पता है कि मोल्स और ग्राम का रिश्ता आराम से निकल जाता है। तो पहले हमने लॉजिक ये लगा दिया कि भाई मोलारिटी जो है ना उसको पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दूँ। तो मोलारिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी, तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, HCl के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना यूटिलाइज हो रहा है, 0.01875 मोल्स यूटिलाइज हो रहा है। तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। फिर आप देख लिया कि कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरे पास रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। तो बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल CaCO3 रिएक्ट हो रहा है 2 मोल HCl के साथ। तो 0.0175 मोल HCl के लिए कितना हमें मोल CaCO3 चाहिए होगा, तो ये वाला रिलेशन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या हो गया CaCO3 HCl के हिसाब से, तो 1 मोल ये हो गया, 0.01875 के लिए कितना मोल आ जाएगा, तो CaCO3 का मोल आ गया। दैट्स इट। अब एक बार मोल्स पता चल गए तो ग्राम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.0938, गिवन मास वही तो हमें निकालना है, मोलार मास क्या है 100, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो वी गॉट कि भाई 0.94 ग्राम ऑफ CaCO3 यूटिलाइज्ड होगा। आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। अच्छा मुझे ये पता है, एंड इट्स माई बैड हैबिट ऑल्सो, कि मैं थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं लिखना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ फिर यहाँ पहुँच जाती हूँ, तो मैं नंबरिंग दे देती हूँ, ठीक है। माफ़ कीजिएगा मुझे इसके लिए। ये मेरा फर्स्ट आया, ठीक है, उसके बाद हमने इसको कैरी ऑन किया और उसके बाद हमने इसको कैरी ऑन किया, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैं इस अपनी हैबिट को ज़रूर सुधारूंगी। तो लिखिए इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद द एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। तो मैंगनीज जो है उसको रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ और आपको रिएक्शन दिया हुआ है। चलो पहले रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आइडिया आ जाए। क्या दिया हुआ है? 4HCl एक्वियस रिएक्ट हो रहा है MnO2 के साथ जो सॉलिड फॉर्म में है, और हमें मिल रहा है पानी H2O, MnCl2 एक्वियस, और क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है, फाइन। अब क्या बोला गया इन्होंने? हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। फिर से यहाँ पे ग्राम पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड से रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने ग्राम जो है वो यूज्ड हुए होंगे। अब जो डेटा दिया है ना वो उन्हीं टर्म्स के नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्रॉनिकली हम लोगों को ईजी हो जाएगा इसको देखना कि किस तरीके से हम लोग इनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl, अब HCl का कितना ग्राम है वो नहीं पता है, तो इसको मैंने x ग्राम ले लिया, ठीक है। कितना ग्राम HCl जो है वो रिएक्ट हो रहा है 5 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ, दैट्स इट। अब इसमें भी है ना जो प्रोडक्ट है उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बीच का रिएक्शन में हमें बताना है कि किसको कितनी की ज़रूरत है, तो उसका तो हमें कोई काम ही नहीं है। हाँ, एक बार चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है, पर दिख रहा है, ठीक है। HCl के आगे 4 है, H2O के आगे 2 है, दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर नहीं होती है तो बैलेंस ज़रूर करना, ओके। चलिए अब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, वहाँ पे हम लोग को मोलारिटी के फॉर्म में दिया था, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इन्होंने हमें कह दिया है कि 5 ग्राम MnO2 जो है वो यूज़ हो रहा है। तो पहले हम लोग ये देख लें, मोल्स के हिसाब से हम लोग ये देख लें कि कितना मोल यूज़ हो रहा है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या है यहाँ पर, पहले तो हम लोग मोलार मास निकाल देते हैं MnO2 का। अब Mn प्लस 2 इंटू O, ठीक है। Mn का मास होता है 55, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, तो 55 प्लस 32 गिव्स 87 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। सो देयरफॉर अगर हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर 87 ग्राम MnO2 है, तो 5 ग्राम के हिसाब से कितना मोल हो जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 अपॉन 87, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग
इसका आ जाएगा 0.0575 मोल्स। ठीक है बेटा, इतना यूज़ हो रहा है। ओके चलिए, अब हम लोग इसको फिर से रिएक्शन के तौर पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, 4 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ MnO2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रेशो में लूँ तो HCl और MnO2 के रेशो के हिसाब से HCl का 4 मोल जो है वो रिएक्ट हो रहा है MnO2 के 1 मोल के साथ। तो इस कंपाउंड के हिसाब से 5 ग्राम ही यूटिलाइज किया है ना, तो इसका मतलब कि 0.0575 मोल्स अगर MnO2 ले रहे हैं तो फिर कितना मोल HCl का यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl का रेशियो हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 के साथ। ठीक है, तो जो रिएक्शन है ना बेटा, मैंने उसी को ही फोकस किया। तो क्या है कि 4 मोल HCl के रिएक्ट हो रहे हैं 1 मोल MnO2 के साथ। ठीक है, तो 4 मोल MnO2 के साथ 4 मोल HCl के 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो हमने MnO2 का एक्चुअली मोल देखा कि कितना यूटिलाइज हो रहा है 5 ग्राम कंपाउंड के हिसाब से, तो हमारा आया 0.0575। तो इतने मोल के लिए HCl का कितना मोल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.0575। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20, 2 कैरी 30, 3 कैरी 23.0। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 0.23, ओके, दैट मीन्स कि 0.23 मोल्स ऑफ HCl यूटिलाइज्ड हुआ। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है ग्राम के अंदर। ओके, बेहद आसान है। सो नाउ पहले तो हम मोलार मास निकाल दें HCl का, हालांकि पता ही होना चाहिए, ये तो हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का 35 होता है, 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, वरना डायरेक्टली आप देख सकते हो कि अगर 1 मोल HCl में 36.5 ग्राम यूटिलाइज होता है या अवेलेबल होता है, तो 0.23 मोल ऑफ HCl में कितना ग्राम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो देयरफॉर, ठीक है, x इक्वल्स टू, बेसिकली हमने ग्राम को यहाँ पे x लिखा है ना, इसके लिए मैं x लिख देती हूँ। तो x इक्वल्स टू 36.5 मल्टीप्लाई बाई 0.23। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 8.395 ग्राम। ठीक है, इतना यूज्ड हुआ। सो दस क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, तो आप लिखोगे 8.395 ग्राम्स ऑफ HCl, ओके, रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। दैट्स इट। क्लियर हो गया, फाइन। तो जब भी आपको ग्राम मास निकालने को बोलते हैं तो आपका एक ही फंडा होना चाहिए, पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और तरीका निकालो कैसे मोल्स निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल देंगे तो रिलेशन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी कहा था कि मोल्स और जो ग्राम होता है ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ को निकालना है, मतलब एक चीज़ हमें चाहिए तो दूसरा अपने पास ऑलरेडी होना चाहिए। अगर बहन की तलाश है तो भाई अपने पास होना चाहिए, अगर भाई की तलाश है तो बहन अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास आ जाता है तो आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस की तरह ही था, थोड़ा सा आसान था, क्योंकि प्रीवियस में उन्होंने हमें मोलारिटी का कॉन्सेप्ट दिया था क्लू के हिसाब से, यहाँ पे उन्होंने सिंपल हमें ग्राम दिया हुआ है। तो हमने सिंपल कर लिया कि 5 ग्राम कितना मोल होगा, तो वो पहले निकाल दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद रिलेशन लगा दिया HCl और MnO2 का, कि रिएक्शन के अंदर HCl के 4 मोल ले रहा है, ओके, और रिएक्शन के दौरान MnO2 का 1 मोल हो रहा है। तो 0.075 मोल MnO2 के हिसाब से कितना मोल HCl का होगा, तो वो निकाल दिया। अब ग्राम निकालना है तो ग्राम निकाल दिया कि 1 मोल ऑफ HCl कंटेन 36.5 ग्राम, तो फिर 0.23 मोल कंटेन्स हाउ मच ग्राम ऑफ HCl, सिंपल। ओके, तो पहले उसको लिख दीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, हर एक कॉन्सेप्ट समझा और उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन भी समझे विद एग्जांपल्स ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट लेक्चर। फिर हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ये चैप्टर को अगर आप डे 1 लेक्चर 1 से देखते हैं और लिटरली ये लेक्चर तक ख़त्म करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में कभी कोई भी डाउट होने वाला है टिल द एंड ऑफ द
JEE, ठीक है, 11th एग्ज़ाम, जिसको कंसिडर करना कंसिडर कर लो, इतना मैं श्योर हूँ। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं लगता है तो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई एम ऑब्लाइज्ड कि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी बच्चे मेरे वीडियोज़ देखते हैं, जब मुझे व्यूज़ आते हैं वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।